स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के चुनिंदा प्रश्नों की 6वीं श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी हिंदी आलोचना से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं और महत्वपूर्ण आलोचकों पर बात करेंगे। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, निराधार नहीं हैं, इसलिए आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन लेकर के महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम नोट भी कर लीजिएगा। आप इनके बारे में जो भी तथ्य होंगे वो आपकी परीक्षाओं में बहुत काम आएंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ भी सकते हैं आप। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी की ही पुस्तक है भारतीय साहित्य की भूमिका। अब हम इसी से जुड़े हुई और जो इस तरह की नाम की जो पुस्तकें हैं उन्हें देखेंगे और ऑप्शन में जो भी आलोचकों के नाम दिए गए हैं उनकी भी कुछ किताबों के नाम देखेंगे। इससे आपके एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न और कई उत्तर तैयार हो जाएंगे। पहला बिंदु है कि रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ। जब भी कभी दो चार लेखकों और कवियों के साथ इनका नाम आए और क्रम पूछा जाए तब आपको यह प्रश्न मदद करेगा कि इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। और ये मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक थे। किस विचारधारा के? मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक थे। इन्होंने निराला की साहित्य साधना नाम से 3 भागों में आलोचना पुस्तक लिखी और तीनों भाग 69, 72 और 76 में प्रकाशित हैं। ये जब भी ग्रेजुएशन या पीजी के जो भी बच्चे होते हैं, जब उन्हें निराला पर किसी पुस्तक को पढ़ना होता है तो वो रामविलास शर्मा की इसी निराला की साहित्य साधना पुस्तक को जरूर पढ़ते हैं। और इसी के साथ दूधनाथ सिंह जी का भी नाम आया था ऑप्शन में। दूधनाथ सिंह ने निराला आत्महंता आस्था नाम से पुस्तक लिखी। यह किताब भी निराला की कविताओं को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निराला आत्महंता आस्था नाम जब भी पूछे कि इसके रचनाकार कौन हैं, दूधनाथ सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से किताब लिखी। अब इस प्रश्न पर अगर आप ध्यान देंगे, प्रश्न था भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं, तो रामविलास शर्मा। लेकिन हिंदी साहित्य की भूमिका की जब बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे ही बहुत माइनर डिफरेंस हैं जो कि आप ध्यान में रखेंगे तो कुछ प्रश्नों के जो उत्तर आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं वो कंफ्यूज नहीं करेंगे कभी भी। अगला पॉइंट है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का नाम आया था ऑप्शन में। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से इनकी हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है जो बहुत प्रसिद्ध है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं रामविलास शर्मा जी की और भी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं। और मित्रों ये आप ध्यान रखिएगा कि रामविलास शर्मा जी की सारी पुस्तकें लगभग हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा स्थान रखती हैं और उनके नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। आपको प्रेमचंद पर पढ़ना हो तो प्रेमचंद और उनका युग इनकी किताब फेमस है। और परंपरा का मूल्यांकन, जब भी आप हिंदी साहित्य की जो कवियों की एक परंपरा रही है वो अलग अलग कवियों के नाम से उन्होंने पूरा इस पुस्तक में आलेख लिखा हुआ है। नई कविता को और अस्तित्ववाद के समझना हो तो इनकी पुस्तक है ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण पर इन्होंने पुस्तक लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना पर इन्होंने पुस्तक लिखी। हिंदी जाति का साहित्य इन्होंने ही लिखा है। तो जब भी हिंदी साहित्य में हिंदी जाति नाम का जिक्र आता है वो रामविलास शर्मा जी का ही नाम होता है या उन्हीं का कॉन्सेप्ट होता है। प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज, 2 और पुस्तकें हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। भाषा और समाज तो काफ़ी प्रसिद्ध है जो पूछी जाती है बार बार। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि रामविलास शर्मा जी प्रखर आलोचक होने के साथ कवि भी थे। ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं लेकिन यह परीक्षाओं में पूछा भी गया है। और उनकी कविता का जो संग्रह है उसका नाम है रूप तरंग। 1956 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था, रूप तरंग। तो ये प्रखर मार्क्सवादी आलोचक होने के साथ साथ कवि भी थे।
तो ये आपने देखा कि पहले एक प्रश्न से हमने इस ऑप्शन में जितने भी नाम आए थे उनकी भी रचनाओं को आपको बताया, ताकि एक आलोचक के साथ आपके सारे आलोचकों को, सारे लेखकों की भी किताबें हम बता सकें। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र किस प्रकार के आलोचक माने जाते हैं? सौष्ठववादी, रसवादी, प्रगतिवादी, मार्क्सवादी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है रसवादी। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आचार्य माने जाते हैं, रसवादी आलोचक माने जाते हैं। अब हम इसके जो नोट्स हैं नीचे उनमें देखेंगे कि सौष्ठववादी किसे कहा जाता है, प्रगतिवादी किसे कहा जाता है, मार्क्सवादी किसे कहा जाता है। सब पर एक एक नाम हम ध्यान रखेंगे परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं। साकेत एक अध्ययन 1939 ईस्वी में इन्होंने मैथिली शरण गुप्त के साकेत पर ये पुस्तक लिखी हुई है। दूसरा है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत भी इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। एक पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है रस मीमांसा, और नगेंद्र जी ने रस सिद्धांत लिखी है। दोनों में अंतर आप ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए एक जैसे नामों की पुस्तकों को आपको बता देता हूँ ताकि कभी भी भ्रम की स्थिति में आप किसी प्रश्न को गलत न टिक करके आएं। अगला इनकी जो अगली पुस्तक है रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की कामायनी पर इन्होंने जो आलोचना पुस्तक लिखी, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 1962 में। नई समीक्षा नए संदर्भ 1970 में। अप्रवासी की यात्राएं 1972 में। तो ये डॉक्टर नगेंद्र की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनके नाम आप एक दो बार रिपीट कर लीजिए मन में, आपको ये नाम ध्यान में रहेंगे और परीक्षाओं में आपको याद करने में आसानी होगी। ऊपर ऑप्शन में था सौष्ठववादी, प्रगतिवादी, मार्क्सवादी। अब देखते हैं कि इन सब में से एक एक नाम हम देखते हैं कि नंदुलारे वाजपेयी जी को सौष्ठववादी या समन्वयशील आलोचक कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि सौष्ठववादी आलोचक किसे माना जाता है, तो नंदुलारे वाजपेयी जी को। डॉक्टर नगेंद्र जी ने एक हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया। ये लगभग हर एक विद्यार्थी के पास यह पुस्तक मिल जाएगी। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो बहुत महत्वपूर्ण कि डॉक्टर नगेंद्र लेखक के तौर पे नहीं, इस पुस्तक के संपादक के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक, तो संपादित पुस्तक है। इसमें कई संपादित पुस्तक का मतलब ये होता है कि इसके हर एक भाग पर अलग अलग लेखकों ने लेखनुमा अध्याय लिखे हैं और उन सब का संपादन, कलेक्शन डॉक्टर नगेंद्र जी ने किया है। तो डॉक्टर नगेंद्र इस पुस्तक के लेखक नहीं बल्कि संपादक हैं। प्रगतिवादी लेखकों में शिवदान सिंह चौहान का नाम आता है, ये कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। और मार्क्सवादी आलोचकों में अभी हमने देखा था रामविलास शर्मा जी का नाम आता है। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और मुक्तिबोध के जन्म का क्रम क्या है? तो दो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। दोनों ऑप्शन आप देख करके तय करें कि इनके जन्म का क्रम क्या होगा। सबसे पहले कौन जन्म लिया होगा, उसके बाद किसका नंबर आता है, इस तरह से। तो हम देखेंगे कि ये जो दूसरा ऑप्शन है, यह दूसरा ऑप्शन ही सही है। क्यों? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में माना जाता है, प्रेमचंद का 1880 में है, जयशंकर प्रसाद का 1889 में है और मुक्तिबोध का जन्म सन 1917 है। तो इस दृष्टि से यह जो दूसरा विकल्प है वह सही है। तो आप इन चारों के जन्मकाल को याद रखिएगा, जन्मसन को याद रखेंगे तो आपको इनकी रचनाओं का भी समय का एक अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मुक्तिबोध 1917 में जन्म लेते हैं तो ये लगभग 25 से 30 साल बाद ही रचना कर्म मोस्टली शुरू होता है हर एक लेखक का, और इसलिए उस टाइम पीरियड का आप आकलन कर सकते हैं। भारतेंदु जी सबसे कम समय में ही 35 वर्ष की उम्र में ही अपना पूरा जो रचना काल है वो सब कंप्लीट करके एक तरह से जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इनके जन्म सन को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज
सन 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुई, किस विधा की रचना है? ऑप्शन है आलोचना, सर्वेक्षण, कहानी, ललित निबंध। तो यह एक आलोचना ग्रंथ है, दूसरी परंपरा की खोज। अब इसकी जो और महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या हैं कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रखकर लिखी गई है। देखते हैं क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नामवर सिंह जी का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ। ऊपर हमने देखा कि रामविलास शर्मा जी का जो जन्म समय था वो 1912 था, नामवर जी का 1926। दूसरी परंपरा खोज में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रखा गया है। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चिन्मुखी मानवता का अन्वेषक कहा जाता है। चिन्मुखी मानवता का अन्वेषक। और विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इनको व्योमकेश दरवेश कहा है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को व्योमकेश दरवेश नाम दिया हुआ है। नामवर जी की आलोचना पुस्तकों के बारे में हम देखते हैं। नामवर जी हिंदी आलोचना के सितारे हैं और लगभग इनकी सारी किताबें बीए और एमए में, रिसर्च में जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को छायावाद समझना हो तो नामवर जी की पुस्तक पढ़ता है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां में आप देखेंगे तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, रहस्यवाद, सब के बारे में उन्होंने नोट्स नुमा बनाए हैं। बहुत पतली सी किताब है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो कहानी, नई कहानी में इंटरेस्ट रखते होंगे, जिनका शोध विषय होगा या नई कहानी के बारे में जो जानते होंगे, वो नामवर जी की किताब पढ़ते हैं। कविता के नए प्रतिमान, जो नई कविता के दौर में ये पुस्तक 1968 में लिखी गई, इस पर उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। और हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश का योग नाम से भी इन्होंने पुस्तक लिखी। इतिहास और आलोचना भी इनकी पुस्तक है। तो आप इन्हें खूब अच्छे से देख लीजिएगा, इनके स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर आप इन्हें नोट कर लीजिए कि नामवर जी की किताबें कौन कौन सी थी। और कविता के नए प्रतिमान पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। नीचे एक पॉइंट और महत्वपूर्ण जो छूट रहा है, आप ऊपर देखिए कि नामवर जी की किताब है कविता के नए प्रतिमान और नीचे किताब का नाम लिखा है नई कविता के प्रतिमान। ये है लक्ष्मीकांत वर्मा की। दोनों किताबों के नाम एक जैसे हैं, आप भ्रम खा सकते हैं परीक्षाओं में। इसलिए पहले से ही तय रखिए कि कविता के जब नए प्रतिमान की बात आएगी तो नामवर सिंह, और नई कविता के प्रतिमान की बात आएगी तो लक्ष्मीकांत वर्मा। मित्रों, यह क्लास किसी मैराथन क्लास से कम नहीं है। आप इन्हें बहुत महत्वपूर्ण मान करके सारे प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे तो आप देखेंगे परीक्षाओं में आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श पर आधारित पुस्तक औरत की बोली की रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, गीताश्री, महुआ माझी, महादेवी वर्मा। इसका जो सही उत्तर है वह है गीताश्री। गीताश्री की अन्य जो पुस्तकें हैं वह है नागपाश में स्त्री, सपनों की मंडी, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र। तीनों के नाम आप ध्यान रखिएगा, ये गीताश्री जी के ही आलोचना पुस्तकें हैं। अब इस ऑप्शन में आप देखिए कि और भी अलग अलग लेखिकाओं के नाम आए हैं। तो महादेवी वर्मा और मैत्रेयी पुष्पा पर भी हम देखेंगे कि इनकी कौन सी किताबें प्रसिद्ध हैं। महादेवी वर्मा ने स्त्रियों को केंद्र में रखकर जो पुस्तक लिखी वह है श्रृंखला की कड़ियाँ। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई। एक तरह से स्त्री विमर्श की प्रस्तावना मानी जाती है यह पुस्तक, क्योंकि उस दौर में और किसी ने स्त्री विमर्श पर, छायावाद के दौर की एक कवयित्री, वो जब लिखती हैं श्रृंखला की कड़ियाँ और स्त्रियों को जागरूकता, उनकी चेतना पर जब बात करती हैं, तो यह पुस्तक बहुत ही माइलस्टोन के रूप में जानी जाती है 1942 ईस्वी में। मैत्रेयी पुष्पा जी की रचना है वह सफ़र था कि मुकाम था। जब भी आप आए यह प्रश्न कि वह सफ़र था कि मुकाम था, किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा। समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन कब हुआ? ऑप्शन है 1920, 1930, 1940, 1950। इसका जो सही उत्तर है वह है 1930। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो प्रथम प्रकाशित पुस्तक थी आलोचना की, वह थी सूर साहित्य,
जो 1930 ईस्वी में है, और इसी पुस्तक से समीक्षा के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में इनका पदार्पण माना जाता है। अब हमें जानना चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन कौन सी किताबें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हमने ऊपर भी बात की है, जब भारतीय साहित्य की भूमिका रामविलास शर्मा जी की किताब का जिक्र आया था तब हमने बात की थी कि हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है 1940 में। कबीर पर इन्होंने जो किताब लिखी वह 1941 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में लिखा। किसी को भी हिंदी साहित्य का आदिकाल बहुत बेहतर तरीके से अगर समझना हो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह पुस्तक बहुत ही हेल्पफुल है। सहज साधना 1963 ईस्वी में। कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी में। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी में। मध्यकालीन जो हमारा साहित्य है, जो काव्य है, कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, उन सब के दौर का जो एक समाज का बोध था, समय का बोध था, उसे जानने के लिए यह पुस्तक बहुत ही कारगर है। तो ये रही आज की क्लास हिंदी आलोचना पर आधारित। हिंदी आलोचना के लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचकों, उनके बहाने अन्य कई छोटे बड़े आलोचकों को हमने देखा जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और ये क्लास आपके लिए कैसी लगी, आपको इससे क्या जानकारी मिली? अगर आपको बेहतर लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से अगर जुड़ते हैं तो ये बेहतर है कि कम्युनिकेशन बना रहेगा हमारे बीच में। जब भी कुछ बेहतर और नया मैं लेकर के आऊँगा तो आप लोगों से, ताकि सीधा संपर्क हो सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत शुभकामनाएं।